देख रहे हैं अग्निपथ, मैं हूं आपके साथ श्रेय शुक्ला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में देश की मोदी सरकार और योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने और संक्रमण के लिए हर मामले की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं बल्कि सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर पड़ोसी देश की बात करें, चीन की बात करें, तो वहाँ के हालात आपसे छिपे नहीं हैं। जिस तरह के फुटेज सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो काफ़ी दिल दहलाने वाले हैं। अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम आज कि क्या जिस तरह की स्थिति चाइना में हो गई है, क्या पूरे दुनिया को उससे अलर्ट रहना है और ख़ास तौर पर हमारे देश को उससे अलर्ट रहना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और चाइना में ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्या चाइना में लापरवाही बरती गई या फिर चाइना में जिस तरह की सेंसरशिप लागू है कि खबरों को बाहर ना जाने देना, ये उसका नतीजा है कि उसने अपनी कोई तैयारी नहीं की, दुनिया को सतर्क नहीं किया और ये वैश्विक समस्या है, ये वैश्विक बीमारी थी। क्या चीन इसका मुजरिम है? इसके लिए मेरे साथ डॉक्टर्स का पैनल है जिनसे मैं चर्चा करूंगा, ये जानने की कोशिश करूंगा, खुद भी समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस बीमारी के संभावित हमले से हम कैसे बच सकते हैं। और दूसरी ये बात कि हमें कितना सजग रहना चाहिए, कितना डरना चाहिए और कितना जागरूक होना चाहिए। मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर रजनीश हैं, चिकित्सक हैं वेदांता के। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीजीआई की हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष आईएमए लखनऊ हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता निदेशक फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर मणींद्र अग्रवाल आईआईटी कानपुर से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, क्षमा कीजिएगा, प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये जो पूरी अब नई वेरिएंट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो हिंदुस्तान के लिए कितनी खतरनाक है? आपकी रिसर्च में, आपकी स्टडी में क्या सामने आया है? आपने जो पहले 2 वेव के लिए जो प्रेडिक्शंस किए थे वो भी सही निकले थे। अब ये 3rd वेव को लेकर जिस तरह से चाइना की जो तस्वीरें हैं उसको देखकर बहुत सारे लोग सशंकित हैं कि क्या ये दोबारा से इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में होने वाली है। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है? आया है, अभी तक मैंने कई देशों में इसके बारे में स्टडी की है कि किसी देश में कितना कोरोना फैलेगा, कितना तेजी से फैलेगा, ये निर्भर करता है नेचुरल इम्यूनिटी कितनी है आपकी जनसंख्या में। नेचुरल इम्यूनिटी आती है जब हम एक बार पहले इन्फेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो इम्यूनिटी शरीर में आती है। तो चाइना में क्योंकि 0 कोविड पॉलिसी वो लोग फॉलो कर रहे थे, इसलिए वहां पे नेचुरल इम्यूनिटी बहुत ही कम स्तर की थी। मेरे आकलन के अनुसार 5% भी नहीं थी अक्टूबर के महीने में। और इसीलिए जब उन्होंने सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए तो अचानक से बड़ी तेजी से कोरोना फैलने लगा। कुछ अन्य देश हैं जहां पे नेचुरल इम्यूनिटी चाइना जितनी कम तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा कम है, 70-80% तक है, जैसे जापान, अमेरिका और कुछ अन्य देश। वहां भी हम देख रहे हैं संख्या थोड़ी बढ़ रही है। अब भारत पे आते हैं तो भारत पे मेरे आकलन के अनुसार 98% से अधिक जनसंख्या के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है इस समय। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई लहर आने वाली है, जो नया वेरिएंट जो थी इसका कोई विशेष असर नहीं होगा। जी, आपको लगता है कि 3rd वेव हिंदुस्तान में नहीं आएगी? आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च ये कहती है? एक्चुअली 3rd वेव तो इस साल के शुरू में आ चुकी है ओमिक्रॉन की वजह से। 4th वेव नहीं आएगी जी। ये अधिक से अधिक हो सकता है, जैसे जुलाई अगस्त में थोड़ा सा संख्या बढ़ी थी फिर कम हो गई, उसी प्रकार हो सकता है। से अधिक मुझे नहीं लगता जी बिल्कुल। चलिए, मैं डॉक्टर रजनीश का रुख करता हूँ। डॉक्टर रजनीश, ये बताइए कि इस 4th वेव की अगर बात करें, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक 3rd वेव तो आ चुकी है हल्की सी, इस बार जो 4th वेव की बात की जा रही है या जिस तरह से हम लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि 4th वेव आएगी, वेरिएंट, नया वेरिएंट आ गया है, नए वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो कितना डरने की ज़रूरत है और क्या क्या तैयारियां करने की ज़रूरत है? जी देखिए, जो नया वेरिएंट है BF7, ये खतरनाक है क्योंकि इसमें एक म्यूटेशन है वायरस के स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से इसकी इन्फेक्शियसनेस बढ़ गई है। मतलब ये लोगों में बहुत जल्दी फैल रहा है।
इसकी आर वैल्यू वो वैल्यू होती है कि एक मरीज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये लगभग 10 से 18 है, मतलब हर एक पेशेंट 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जो कि ओमाइक्रॉन में आर वैल्यू 1 to 5 थी। तो ये मतलब ओमाइक्रॉन के भी कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो इसलिए रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, तेज़ी से बढ़ेगा, और इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी थोड़ा कम है, मतलब जल्दी से फैल रहा है। बट खास बात यह है कि इसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। जैसे ओमाइक्रॉन हमने थर्ड वेव में देखा इंडिया में, हम लोग के पास मतलब बहुत लोग इन्फेक्ट हुए, बट सीरियस केसेस इतने नहीं आए, हॉस्पिटलाइजेशंस इतने ज़्यादा नहीं हुए थर्ड वेव में, डेथ्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो होपफुली ये भी उतना ही सीवियर है, इसमें सीरियस केसेस नहीं आने चाहिए। बाकी जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारी कंट्री और चाइना में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि चाइना में जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 88% लोग दोनों डोज ले चुके हैं और ऑलमोस्ट 95% लोग एक डोज एटलीस्ट लिए हुए हैं। दूसरा, हम लोग क्या ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली उससे वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। तो हमारे पॉपुलेशन में इस समय हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब वैक्सीन की इम्यूनिटी भी है प्लस डिजीज़ की इम्यूनिटी भी है। तो इसकी वजह से जो इंडियन से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ चाइना। एक और फैक्टर है जो ये BF7 वेरिएंट है, ये और बहुत सारे देशों में मिला है, बट बाकी देशों में इतना प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा है जितना कि चाइना में कर रहा है। तो इसका एक कारण जो चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है वो भी है, क्योंकि चाइना में क्या है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो एक्सपोज नहीं हुई, जैसे ही वहाँ केसेस आते हैं वैसे ही उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर देते हैं और उस आदमी को आइसोलेट कर देते हैं। तो उन लोग के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी वो भी कम है। दूसरा, जो चाइना में वैक्सीन्स यूज़ हुई हैं वो उनकी इंडिजिनस वैक्सीन्स यूज़ हुई हैं, जैसे साइनोवैक और साइनोफॉर्म, उनकी जो एफिकेसी है वो क्वेश्चनेबल है। इंडियन वैक्सीन्स ऑलरेडी प्रूवन है, चाहे कोविशील्ड की बात कर ले या इसकी बात कर ले, तो इन इंडियन वैक्सीन्स की एफिकेसी वर्ल्ड वाइड प्रूवन है। तो हम लोग की जो वैक्सीन एफिकेसी वो भी बेटर है, जो नेचुरल इम्यूनिटी से एफिकेसी वो भी बेटर है। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा BF7 वेरिएंट है वो ओमाइक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। तो जैसा हमने थर्ड वेव में देखा कि ओमाइक्रॉन से हम लोग की कंट्री में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, तो चूंकि ये सिमिलर वायरस है तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि अगर फोर्थ वेव आएगी भी तो बहुत बड़ी फोर्थ वेव नहीं आएगी, एक रिपल के फॉर्म में होगा, मे बी कुछ केसेस हो, मे बी लोग इन्फेक्ट हो, बट मॉर्टेलिटी या सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। स्टिल हमें अपना जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो तो रखने चाहिए, अपने गार्ड लोअर नहीं करने चाहिए। जैसा कि सारे जगह बताया जा रहा है कि अब फिर से चूँकि फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, लोग मिले जुलेंगे, तो अपने बेसिक प्रिकॉशंस लोग रखें, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आपको सिम्टम आता है तो अर्ली आइसोलेट करें, बट इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य जी, ये बताइए कि जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन का जिक्र हो रहा था कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, मतलब उनके लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं बना था, 12 साल के ऊपर के बच्चों को देने की बात हुई थी, तो बच्चों को किस तरह से प्रिकॉशन रखना चाहिए इस वेरिएंट को लेकर? देखिए, इस वेरिएंट के बारे में पहले तो मैं दो बात बहुत क्लियर करना चाहूँगी। नंबर 1 इज़ दैट ये वेरिएंट है BF.7 जो है, ये वेरिएंट है BA.5 का। हमारे देश में BA.5 2% भी नहीं था, और ये अगर आता है तो ये बाहर से आएगा, इसका मतलब। दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ पहला केस सितंबर और अक्टूबर में, बाकी केस 4 केस जो डिटेक्ट हुए वो आए हैं, तो 2 से 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं पहला केस को आए को। इसलिए हम नहीं कहेंगे कि भीषण परिणाम आ सकते हैं। हाँ, जैसा डॉक्टर अरोरा कह रहे हैं, डॉक्टर DK गुप्ता कह रहे हैं, और जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, हम लोगों को तैयारी रखनी पड़ेगी। पर 3 महीने बाद की जहां आप बात करते हो, वहां सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आखिरी होने जा रहा है, 4 केसेस डिटेक्टेड हैं, कोई लहर अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है। तीसरी बात, जहां तक बच्चों का है, ऑलरेडी डॉक्टर रजनीश बता चुके हैं कि हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारे में है, मतलब नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दोनों चीजों से हमारे अंदर है। और ऑलमोस्ट 98% पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बच्चे सभी इससे प्रभावित हुए हैं, और सभी को नेचुरल इन्फेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। जहां तक कि बच्चों के वैक्सीनेशन की बात है, तो बच्चों के वैक्सीन कोर्बेवैक्स करके जो आया था वो कुछ अपर एज के बच्चों को लग चुका है, कुछ अभी बन के आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उनको बहुत जल्दी वो ऑफर कर पाएंगे। जैसे कि अभी नेजल वैक्सीन भी आ रही है, आ गई है, इनफैक्ट प्राइवेट फैसिलिटीज में कई जगह आज से ही ऑफर होनी शुरू हो गई है।
वैसे ही हम लोगों ने बहुत जल्दी अपने जो वैक्सीन तैयार किए थे वो अब हमारे यहाँ लागू होने जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए खास खतरा मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि उन पे असर खास नहीं है, पर एहतियात बरतने हैं। डेफिनेटली 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये स्लोगन तो हमको लेके चलना है, क्योंकि कोविड के हटते ही हमने देखा बाकी जितने वायरल इन्फेक्शन से वो बच्चों पे कहर ढा रही है। कहीं आ गया इन्फ्लुएंजा, कहीं आ गया RSV, कोविड तो था ही। तो आप मान के चलो कि एक एंडेमिक धुआ नहीं, हम ट्रिपल एंडेमिक के चक्कर में पड़ गए। तो मास्क है जरूरी और 2 फीट डिस्टेंस भी है जरूरी। बच्चों को बिहेवियरल ट्रेनिंग जो दी गई थी वो अब ना भूलें, इसलिए बच्चों को बार बार अवेयर करना पड़ेगा इस विषय में। और स्पेशली माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को, टीचर्स को, हमको एज ए डॉक्टर अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही बिहेवियर को देखते हैं, उसी को कॉपी करते हैं। अगर हमने एहतियात नहीं बरता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए हमें खुद को भी एहतियात बरतना जरूरी होगा। जी, मैं डॉक्टर जी का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि जो बूस्टर डोज की बात हो रही है, बूस्टर डोज बहुत लोगों को नहीं लगी है, तो ये बूस्टर डोज कितनी जरूरी है? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट डोज लगे ज़्यादातर लोगों को 9 महीने 10 महीने हो चुके हैं। तो जो वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी है, जैसा हम देखते हैं कि लगभग 9-10 महीने में 1 साल में वो कम होने लगती है। जो एंटीबॉडी टाइटर्स हैं वो भी कम होने लगते हैं। तो बूस्टर डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। अभी हम लोग के पास एक नई इंटरनेशनल वैक्सीन भी आ गई जो आज से स्टार्ट भी हो जाएगा कोविन पर रजिस्ट्रेशन, और शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल भी हो जाए जल्दी ही। तो ये बहुत इजी है, उसमें इंजेक्शन भी नहीं लगवाना पड़ेगा। नेजल वैक्सीन लोग लगवा सकते हैं, नहीं जिसको नेजल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है वो नॉर्मल वाली जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है वो लगा सकते हैं। बट स्पेशली जो ये नेजल वैक्सीन काम मतलब किस तरह से लगाई जाती है लोगों को, अगर थोड़ा सा अवेयर वो नेजल स्प्रे के फॉर्म में होगी, मतलब स्प्रे होगा, वो बेसिकली वैक्सीन नहीं है, स्प्रे होगा जी, उसमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट है, इंजेक्शन का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। प्लस वो लोकल इम्यूनिटी भी थोड़ा प्रोवाइड करेगी नाक के रास्ते में, तो वायरस का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हमें लोकल इम्यूनिटी भी मिल जाएगी, म्यूकोसल इम्यूनिटी भी मिल जाएगी। तो बूस्टर जिसको भी अवेलेबल है, चाहे नेजल वैक्सीन के रूप में या नॉर्मल वैक्सीन जो इंट्रामस्कुलर उसके रूप में, बूस्टर लगवा लें। स्पेशली फ्रंट लाइन के जो वर्कर्स हैं या जो लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको मल्टीपल बीमारियाँ हैं, हार्ट की, किडनी की या लीवर की गंभीर बीमारियाँ हैं, तो इन लोगों को स्पेशली बूस्टर डोज ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। अच्छा, अपने यहाँ 3 वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। तो शुरुआत में जैसे लोगों ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन के बूस्टर लगाए, स्पुतनिक का, क्योंकि मैंने भी स्पुतनिक लगवाई थी, तो स्पुतनिक का थोड़ा सा ये हो रहा था कि स्पुतनिक की बूस्टर डोज लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आज की तारीख में क्या स्थिति है? अभी तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ही बूस्टर लग रहे हैं जी, और बाकी ये नेजल वैक्सीन जो आ रही है इसको हम बूस्टर के रूप में लगा सकते हैं। मतलब जिन्होंने स्पुतनिक लगाई वो लोग लगा सकते हैं? बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप सब लोगों से एक लास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूं, और सवाल नहीं पूछ रहा हूं, एक मैसेज देने के लिए कह रहा हूं। मैं डॉक्टर गुप्ता से शुरुआत करता हूं। डॉक्टर गुप्ता, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक शॉर्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं, पैनिक की बात नहीं है, लेकिन जान है तो जहान है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। और प्रिवेंशन का फायदा खाली कोविड के लिए नहीं होगा, बाकी और बीमारियों से भी हमें बचाएगा। तो हम सबसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। जिन्होंने नहीं लगाई बूस्टर डोज, वो जरूर लगाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्याली जी, सब बच्चों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी माता पिता सिखाएं और उनको स्कूलों में लागू होने के लिए पेरेंट एसोसिएशन जाके इंसिस्ट करे कि ये टीचर्स लोग भी इसको फॉलो करें। स्कूल के समस्त लोग, ड्राइवर से शुरू करके, स्कूल बस के पियोन से शुरू करके, स्कूल के समस्त स्टाफ इस चीज को फॉलो करे सख्ती से और बच्चों को भी फॉलो करने में प्रोत्साहित करें। जी, डॉक्टर रंजनीश, आप क्या कहेंगे? जी, 3 चीज़ें हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें रखना ही रखना है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड, यूनिवर्सल वैक्सीन कवरेज, जिसको भी जो डोजेज नहीं लगे, सेकंड डोज नहीं लगे तो सेकंड डोज, या बूस्टर डोज लगी नहीं लगी तो बूस्टर डोज। और तीसरी चीज़ कि अगर हमें सिम्टम्स आते हैं तो हमें जल्दी आइसोलेट होना है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, अभी लोग बहुत मिक्स होंगे ऑफिसेज में, स्कूल्स में, सोशल गैदरिंग्स में। तो अर्ली आइसोलेशन एंड टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फेस्टिवल मनाएं, लेकिन ध्यान से मनाएं।
जी बिल्कुल डॉक्टर रजनीश आपका शुक्रिया, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव आपका शुक्रिया, डॉक्टर प्याली भट्टाचार्य आपका शुक्रिया, डॉक्टर DK गुप्ता जी और अभिषेक पांडे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस चर्चा में भाग लिया, आज इस डिबेट में भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरह से हमको प्रिकॉशन रखना है, किस तरह से हम इस संभावित हमले से, संभावित खतरे से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।